कहते हैं रेगिस्तान की रात जितनी खामोश होती है उतनी ही क्रूर भी। और जहां सन्नाटा सांस लेने लगे समझ लो वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं। जैसलमेर की रेतों में एक हवेली है जिसके अंदर से आज भी किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई रहता नहीं। दशकों से बंद एक कमरा, अंदर से आती धीमी आहटें और वो परछाई जो कभी किसी को बाहर नहीं आने देती। लोग कहते हैं उस कमरे में कोई है और कोई था भी, लेकिन जो सच्चाई है वो इन रेत के टीलों में दबी है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो 100 साल से चुप हैं लेकिन आज भी कुछ कहना चाहती हैं। आज की कहानी जैसलमेर के एक छोटे से गांव पर आधारित है, खाखरा की ढाणी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहते हैं कि समय भी जिसके सामने ठहर जाता है। रघुनाथ हवेली, जिसके अंदर क्या हुआ, क्यों उसका सबसे बड़ा कमरा आज तक बंद रखा गया है और वहां कौन रहता है, ये सब सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई अनकही अनसुनी घटना हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी हो। तो चलिए शुरू करते हैं रघुनाथ हवेली की उस सच्ची रीढ़ जमा देने वाली कथा को। मेरा नाम आरव है, उम्र 32। पिछले 15 साल से जयपुर में सेटल हूँ। जिंदगी, नौकरी, बिल, भीड़ भाड़ और डेडलाइंस में इतनी उलझ गई थी कि कभी वक्त ही नहीं निकला कि अपने गांव वापस जा सकूं। उस गांव में जहां मेरा बचपन गुजरा था, जहां मेरी पहली यादें बसी हैं और जहां एक ऐसी चीज है जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया, सेठ रघुवंशी हवेली। वही हवेली जिसके एक कमरे को बाहर से पत्थरों और लोहे की मोटी चादरों से बंद किया गया था। वही कमरा जिसके अंदर से रातों को धीमी रेंगती हुई आवाजें आती थीं। और सबसे डरावनी बात, वो कमरा मेरे पूरे बचपन में कभी नहीं खुला, ना किसी ने खोलने की हिम्मत की। उस दिन नवंबर के आखिरी हफ्ते की हल्की ठंडी सुबह थी। मैं अपनी कार लेकर जैसलमेर की तरफ निकल पड़ा। क्यों, मुझे खुद नहीं पता था। शायद थक गया था, शायद शहर से भागना चाहता था, शायद मेरे अंदर का वो बचपन वाला डर अभी भी कहीं जिंदा था, जो हर रात हवेली की तरफ देखने से खुद को रोक लेता था। सड़क पर दूर दूर तक रेत के टीले, सूखी झाड़ियां और हवा में उठती धूल। राजस्थान का असली अकेलापन कुछ ऐसा ही होता है। जिस पल मैंने माइलस्टोन्स पर अपने गांव का नाम देखा, खाखरा की ढाणी, 8 किलोमीटर, मेरा दिल थोड़ी देर रुक सा गया। इतने साल बाद मैं सच में वापस आ रहा था। ढाणी वैसे ही थी, छोटी, शांत, पीले पत्थरों से बनी घरों की कतार और बीच में एक पुराना कुआं। लेकिन सबसे ऊपर रेत के टीले जैसा खड़ा हुआ था रघुवंशी हवेली। आसमान की तरफ उठती उसकी टूटी हुई छतें, लंबे लकड़ी के खिड़कीदार झरोखे, ऊंची बंदी दीवारें और बीच की दीवार पर लगा वो लोहे का जंग लगा ताला, जहां वो सील्ड रूम था। 15-16 साल बीत गए थे, लेकिन हवेली पहले जैसी ही दिख रही थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। मैंने कार घर के बाहर रोकी और सबसे पहले नजरें अपने पुराने मोहल्ले की तरफ दौड़ गईं। उन गलियों की तरफ जहां हम बच्चे रात होने से पहले ही खेल छोड़कर भाग जाते थे, क्योंकि ठीक सूर्यास्त के बाद हवेली के सील्ड कमरे की तरफ से घिस घिस जैसी आवाजें आती थीं, जैसे कोई लकड़ी या लोहे जैसी चीज को धीमे धीमे खींच रहा हो। आज भी याद है, मैं 10-11 साल का रहा होऊंगा। एक रात हिम्मत करके मैंने खिड़की से बाहर झांका था। हवेली बिल्कुल अंधेरी थी, सिवाय एक जगह के, सील्ड रूम के ठीक नीचे वाली खिड़की। वहां मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है, एक पतला, लंबा, बिल्कुल स्थिर आकृति, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी परछाई दीवार पर हल्की सी चमकती थी। मुझे आज भी वो बात याद है। मैं डर के मारे चिल्लाया भी नहीं था, सिर्फ खिड़की से पीछे हटकर आंखें बंद कर ली थीं। अगली सुबह लोगों ने कहा रात को फिर सील्ड वाले कमरे से आवाज आई थी, कोई चीज हिली भी थी अंदर से। मुझे तब लगा था शायद मैंने सपना देखा होगा, लेकिन अब इतने साल बाद उसी हवेली को दोबारा देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी फिर से ठंडी हो गई। दोपहर को मैं अपने पुराने घर के पास टी स्टॉल पहुंचा। वही लकड़ी की चारपाई, वही तंदूर की खुशबू, वही लोग। चाय वाले काका ने मुझे तुरंत पहचान लिया। अरे आरव, इतने साल बाद जयपुर वाला? मैं हंस दिया। हाँ काका, बस यूं ही याद आ गई गांव की। काका ने चाय का कप रखते हुए मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। हवेली देखने आया है ना?
मेरे हाथ से कप लगभग गिर ही गया। नहीं तो बस घूमने। काका हल्का मुस्कुराए। इतने साल बाद जो भी लौटता है बेटा, वो हवेली ही खींच कर लाती है। उनकी आवाज एकदम धीमी थी, पर ध्यान रखना, सील्ड रूम वाला हिस्सा आज भी वैसा का वैसा है। किसी ने नहीं खोला, ना कोई खोलने देगा। मैंने पूछा क्यों? काका ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, क्योंकि जिस दिन वो कमरा खोला गया था 3 लोग मरे थे। मेरी सांस अटक गई। क्या? कब? तेरे जाने के कुछ साल बाद गांव के 3 नौजवान शर्त में घुस गए थे हवेली में। फिर? काका ने कप नीचे रखा। सुबह तक तीनों की लाशें हवेली के आंगन में मिली थीं और सील्ड रूम का ताला फिर से बंद मिला था। किसी के हाथों के निशान भी नहीं थे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। शाम होते होते हवा बदलने लगी। जैसलमेर की रेत रात में एक अजीब सी ठंड छोड़ती है, ऐसी ठंड जो शरीर नहीं आत्मा को छूती है। मैं घर से बाहर आया तो सामने से हवेली साफ दिख रही थी। सूरज की आखिरी किरण उसके झरोखों पर पड़ रही थी और सील्ड रूम की दीवार पर एक गहरा साया बन रहा था। वो साया शायद दीवार से थोड़ा अलग था, जैसे किसी का कंधा या किसी का सिर। मैं पलकें झपकाता ही रह गया। क्या वो सच में कोई खड़ा था या सिर्फ मेरा वहम? मैंने गौर से देखा। साया एक पल पूरी तरह गायब हो गया, फिर अचानक ठक, जैसे अंदर से किसी ने दरवाजे पर जोर मारा हो। मैं एकदम जम गया। गांव बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवेली की तरफ से वो ठक ठक जैसी आवाजें आ रही थीं, धीमे, लगातार, बिना किसी ताल के, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो या कुछ कहना चाहता हो। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर हवेली की तरफ से आने वाली आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। करीब 1:30 बज रहे होंगे, तभी मेरी खिड़की के बाहर से बहुत धीमी सी आवाज आई, आरव। मैं डर से जड़ हो गया। क्या मैंने सच में सुना? नहीं नहीं, कोई सपना होगा। मैं कांपती उंगलियों से खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर काली रेत, सूने पेड़ और दूर हवेली की तरफ फैला अंधेरा। कुछ नहीं था। मैंने पर्दा वापस गिराया, पर तभी खिड़की के बिल्कुल पास से एक दूसरी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये आवाज न इंसानी लगी, न हवा जैसी, कुछ बीच की, थकी हुई, टूटी हुई और इतनी धीमी कि शायद सिर्फ मुझे ही सुनाई दे। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सब डर की वजह से है। डर दिमाग को बहका देता है। मैंने कुछ नहीं सुना। पर अगले ही पल दूर हवेली की तरफ से सील्ड रूम का ताला धीमे से खड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से छुआ हो। ठक ठक ठक, लगातार, धीरे, टूटी हुई लय में। और तभी मेरी रीढ़ में सन्नाटा भर देने वाली चीज हुई। सील्ड रूम का ताला धीरे धीरे अपने आप हिला। ताला हिला था या मैंने बस सोचा? क्या कोई अंदर था? क्या वास्तव में सील्ड रूम आज भी वैसा ही जिंदा है जैसा बचपन में था? या क्या वो आवाज सच में मुझे ही पुकार रही थी? रात की वो आवाज, वो फुसफुसाहट और सबसे डरावनी, सील्ड रूम का ताला अपने आप हिलना। मैंने सारी रात आंखें नहीं मूंदी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की पर पड़ी तो कुछ देर के लिए लगा कि शायद सब सपना ही था, पर दिल फिर भी शांत नहीं हुआ। मैंने सोचा, मुझे यकीन करना होगा कि रात को जो सुना वो बस डर था या सच। इतने साल बाद मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं हवेली के पास जाऊंगा। सुबह करीब 10 बजे रेगिस्तान की हवा हल्की थी, रेत शांत, पीली और अपने सन्नाटे में उतनी ही भारी जितनी हवेली की दीवारें। हवेली, वही 3 मंजिला ढांचा, टूटी हुई मुंडेरों के साथ, जैसे दशकों से किसी का इंतजार कर रही हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल जैसे जकड़ रहा था। यादें, डर, बचपन सब वापस आ रहे थे। जैसे ही मैं आंगन की टूटी हुई सीढ़ियों तक पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सुबह की धूप में भी हवेली के आसपास की हवा ठंडी थी। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा, ये जगह सामान्य नहीं है। हवेली की दीवारें हजारों दरारों से भरी थीं। मैं बाईं ओर घूमते हुए उस हिस्से तक पहुंचा जहां सील्ड रूम था। वही जगह जहां बचपन में मैंने किसी परछाई को खिड़की पर खड़े देखा था। लेकिन आज वहां धूल भी नहीं जमी थी, जैसे हवा ने जानबूझकर उस हिस्से को साफ रखा हो। मैंने नीचे की दीवार छूकर देखी। पत्थर ठंडा था,
असामान्य रूप से ठंडा। मैंने नजरें ऊपर की ओर उठाईं। सील्ड रूम की खिड़की पर लोहे की पुरानी सलाखें जंग खा चुकी थीं, पर एक कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से कभी पकड़कर खींचा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे आंगन की मिट्टी को देखने लगा। कई जगहों पर टूटी ईंटें, सूखी घास और पुराने लकड़ी के टुकड़े पड़े थे, पर एक जगह एक छोटा सा गोल निशान साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उंगली से रेत में गोल खींचा हो। मैंने घुटनों के बल बैठकर ध्यान से देखा। वो गोल निशान अंदर से गहरा था, मानो किसी नाखून से खुरचा गया हो। कुछ देर तक मैं उसे बस घूरता रहा। ये क्या था? किसने बनाया और क्यों? तभी अचानक मेरे पीछे की हवा थम गई। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरा रेगिस्तान एक पल के लिए रुक गया हो, और अगले ही पल मेरे ठीक पीछे से एक बहुत धीमी, रूखी, कांपती हुई आवाज आई, वापस मत आना। मैं एकदम जम गया, सांस तक रुक गई। मैंने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी पास लगी कि लगा कोई मेरी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। जब हिम्मत करके पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवेली की टूटी दीवारें और आपकी कान फाड़ने वाली खामोशी। मैं तेजी से दहलीज तक पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा गहरा था, जैसे किसी ने अंदर की रोशनी निगल ली हो। मैंने अंदर झांक कर देखा। फर्श पर टूटी टाइलें, काले जाले, बिखरी हुई लकड़ी और दीवारों पर एक अजीब सा काला धब्बा। वो धब्बा जैसे किसी ने हाथ फेर फेर कर बनाया हो। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर दीवार छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली छुई, दीवार हल्की सी कांप गई, जैसे अंदर से कोई दूसरी तरफ से दीवार को छू रहा हो। मैं घबराकर पीछे हट गया। हवेली पहले कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। कम से कम मुझे बचपन में ऐसा नहीं लगा था। पीछे से एक आवाज आई, आरव। मैं मुड़ा। काका, टी स्टॉल वाले, मेरे पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। तू यहाँ अकेला क्यों आया? हमने इस हवेली से दूर रहना सिखाया था। मैंने पूछा, काका, ये कमरे को बंद क्यों किया गया था? क्या अंदर कोई था? क्यों आवाजें आती थीं? काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक पुराना डर साफ दिख रहा था। बेटा, ये हवेली किसी आत्मा की नहीं, किसी इंसान की वजह से बदनाम हुई थी। किस इंसान की? मैंने पूछा। काका ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस इंसान का नाम था सेठ रघुवंशी का बेटा देवांश। वो उसी सील्ड रूम में रहता था। मेरी सांस अटक गई। वो कमरा रहने का कमरा था। काका ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, पर देवांश के साथ क्या हुआ? क्यों कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया? ये कोई नहीं जानता। मैंने तुरंत पूछा, 3 लोग मरे थे, उसका क्या? काका की नसें तन गईं। जब उसने कमरे में घुसने की कोशिश की तो उनकी हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं स्तब्ध था। क्या अंदर कुछ था? काका ने कहा, अंदर कोई नहीं था, कमरा खाली था। खाली? मेरी आवाज फट गई। हाँ, पर फिर भी ताला हमेशा अंदर से बंद मिलता था। मेरे पैरों में फिर से वही ठंड उतर गई। काका ने थोड़ा रुककर कहा, आरव, तूने रात को कुछ सुना था ना? मेरी आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? काका ने सीधे हवेली की तरफ इशारा किया, क्योंकि कल रात मैंने भी वही आवाज सुनी थी। हम दोनों चुप थे। रेत की हवा अचानक तेज हुई। खाली हवेली की खिड़कियां कर कर करने लगीं। तभी सीधे सील्ड रूम वाले हिस्से से वही आवाज दोबारा आई, धीमी, कांपती, जैसे गले में से हवा निकल रही हो। मत खोलो। मैं और काका दोनों उस दिशा में देखने लगे। आवाज बिल्कुल साफ थी, कोई गलती नहीं। तभी सील्ड रूम की दीवार के पीछे जैसे कोई चलता हुआ महसूस हुआ। हल्की सी थप थप, जैसे नंगे पैर कोई धीमे धीमे टहल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काका के हाथ कांप रहे थे और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। सील्ड रूम की लोहे की सलाखें धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकने लगीं, जैसे कोई अंदर से पकड़कर उन्हें मोड़ रहा हो। सलाखें मुड़ रही थीं। कोई दिख नहीं रहा था, पर वो ताकत, वो दबाव, वो अजीब खामोशी। काका ने डर से फुसफुसाया, आरव, ये जगह जिंदा है। हवेली, सील्ड रूम और अंदर का साया। लगता था सब मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। हवेली के बाहर सलाखें मुड़ती हुई देखकर मेरी और काका की धड़कनें जैसे सीने में अटक गई थीं।
कुछ सेकंड बाद हवा का झोंका आया और सलाखें वापस अपनी जगह ठहर गईं, जैसे किसी ने अभी-अभी हाथ छोड़ दिया हो। काका कांपते हुए बोले, आरव, इस जगह में कुछ बहुत गलत है। ये आवाजें, ये हलचल, ये पहले कभी इतनी साफ नहीं थी। ये तेरे लौटने के बाद क्यों बढ़ी? तू अकेला मत आना इधर दोबारा। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई मुझे बुला रहा था, या कहूं मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैंने हल्का सा सांस लिया। काका, मुझे अंदर जाना होगा। काका ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कह दी हो। अंदर? रघुवंशी हवेली के अंदर? बेटा, लोग दिन में भी नहीं जाते, सुबह भी नहीं। तू क्यों? क्योंकि काका, मैंने उनकी आंखों में गहराई से देखा जो मैंने बचपन में देखा था, वो आज फिर दिख रहा है। और अब मैं भागना नहीं चाहता। काका कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी आंखों में एक सच्चा डर था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तू अंदर जाएगा तो अकेले मत जाना, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। मैंने टूटी दहलीज के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। हवेली का दरवाजा हल्के से हवा में डोल रहा था। उसकी कुंडी टूट चुकी थी। दरवाजा अपने आप किक किक करता खोल बंद होता। मैंने हाथ बढ़ाया, धीरे से उसे धक्का दिया। कर्र, वो आवाज जैसे 200 साल का बोझ मेरी तरफ खुल गया हो। अंदर अंधेरा काला था, जैसे कोई स्याही बहाकर फैला दी हो। धूप आने के बावजूद हवेली अंदर रोशनी को निगल रही थी। पहला कदम रखते ही मेरी सांस रुक गई। हवा अंदर बासी, ठंडी और भारी थी, जैसे किसी बंद कमरे में दशकों से कोई सांसें ले रहा हो। सीढ़ियों के पास वाली दीवार पर एक लंबा धुंधला काला निशान था, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ, जैसे किसी नाखून ने पत्थर को जख्म दे दिया हो। मैं आगे बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। हर प्रतिध्वनि में एक अजीब सी आहट छुपी थी, जैसे मेरे कदमों के साथ कोई और भी चल रहा हो। अंदर की हर चीज जैसे किसी कहानी का अवशेष हो। टूटी चारपाई, धूल से ढकी संदूकें, दीवारों पर आधी उखड़ी पेंटिंग्स और हवा में उड़ते महीन हेत के कण। मैंने हाथ दीवार पर रखा। पत्थर ठंडा था, इतना ठंडा कि उंगलियां सुन्न होने लगीं। काका पीछे दरवाजे पर खड़े थे, डरे हुए। मैं आगे बढ़ा। हॉल के एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था, इतना पुराना कि उसका रंग काला पड़ चुका था। मैं झुककर उसे देखने लगा। संदूक पर खुरची हुई कुछ आकृतियां थीं, चक्र, त्रिकोण और बीच में एक छोटा सा चिन्ह, जैसे किसी ने नेल से उकेरा हो। मैंने उंगली से उसे छुआ और उस स्पर्श के साथ ही पूरे हॉल में एक ठंडी हवा घूम गई। हवेली जैसे जगी हो। काका ने बाहर से आवाज दी, आरव, जल्दी बाहर आ जा। पर मैं जैसे किसी ट्रांस में था। मैं हॉल से निकलकर अंदर की दूसरी गली में पहुंचा। गली संकरी थी, जैसे किसी सुरंग का मुंह। अंदर से हल्की सी रेत उड़ रही थी। मेरे कदम अपनी मर्जी से चलने लगे, जैसे हवेली के अंदर किसी अदृश्य रास्ते पर खींचे जा रहे हों। गली के अंत में पुराना दीवान खाना था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, एक पेंटिंग दीवार पर टंगी दिखी। उसमें एक आदमी था, 20-22 साल का, तेज आंखें, गहरी दाढ़ी और राजा जैसा चेहरा। नीचे नाम लिखा था, देवांश रघुवंशी। मेरी सांसें रुक गईं। ये वही नाम जो काका ने बताया था, वही नाम जिसका कमरा सील्ड था। मैं पेंटिंग के पास गया। जैसे जैसे पास जाता गया, ऐसा लगा कि आंखें मुझे घूर रही हैं। सिर्फ पेंटिंग की नहीं, पूरी हवेली की। मेरा दिल डूब गया था। दीवान खाने के कोने में एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, मोटा, धूल से भरा। मैंने उसे धीरे से उठाया। धूल का बादल उड़कर मेरे चेहरे पर लगा। मैंने पहला पन्ना खोला। रघुवंशी परिवार, 1854। अगला पन्ना, 1921, हवेली में नया कमरा जोड़ा गया। फिर 1963, देवांश का जन्म। अगला पन्ना, 1979, देवांश को ऊपरी मंजिल का नया कमरा दिया गया। निम्न निर्देश, उस कमरे में बिना अनुमति कोई नहीं जाएगा। यही वो कमरा था जो आज सील्ड है। मैंने पन्ना पलटा। 1987, कमरे को बंद कर दिया गया। उसके बाद पन्ना छोड़ दिया गया था। फिर अगला पन्ना, खाली, लेकिन उसके नीचे हल्के से उकेरे गए शब्द थे, जैसे किसी ने नेल से लिखा हो, अंदर मत आना, वो बाहर निकलेगा।
मेरा खून ठंडा हो गया। मैं रजिस्टर हाथ में लिए दीवान खाने से बाहर आया। वहीं से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां शुरू होती थीं। पत्थर की सीढ़ियां, जंग लगी लोहे की रेलिंग और ऊपर बिल्कुल अंधेरा। ये वही सीढ़ियां थीं जो सील्ड रूम तक जाती थीं। मेरे पांव खुद ब खुद पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। काका बाहर से चिल्लाए, आरव रुक जा, मत चढ़, ये जगह तेरे पीछे पड़ी है। पर आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही थी, जैसे हवेली मेरे कानों पर हाथ रख रही हो। मैं दूसरी फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ गया। हर कदम पर सीढ़ी की पत्थर वाली सतह हल्की सी कांपती लग रही थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, और मेरे कदमों की गूंज उसके कदमों से मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थी। मैं ऊपर पहुंच गया। लंबा गलियारा जिसके अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा, वही सील्ड रूम। दरवाजे पर मोटी लोहे की चादरें टंगी थीं, जिन पर पुराने ताले लगे थे, लेकिन आज ताले खुली अवस्था में दिख रहे थे, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे के करीब गया। मेरे हर कदम पर गलियारे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की लोहे की पट्टी छुई, और वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना क्षण था। जैसे ही उंगली ने दरवाजे का ठंडा लोहा छुआ, अंदर से किसी ने दरवाजे पर हल्की थपकी दी। ठक। एकदम पास से, एकदम नरमी से, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। मैं जम गया। न हिल सका, न सांस ले सका, न पलट सका। फिर दोबारा ठक ठक, धीरे नपे हुए, जैसे कोई अंदर चलता हुआ दरवाजे के पास आकर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया हो। और तभी नीचे फर्श के छेद से हल्की सी परछाई बाहर आई, मानो कोई अंदर खड़ा मेरे पैरों की तरफ देख रहा हो। मेरी उंगलियां कांपने लगीं, और फिर दरवाजा बहुत हल्के से अपने आप बाहर की ओर खिसका, बस आधा इंच, पर इतना कि तय हो गया अंदर कोई था। दरवाजा खिसक चुका था, कोई दिख नहीं रहा था, पर वो मौजूदगी जैसे मेरी सांस के अंदर घुस चुकी थी। मैंने वहीं खड़े खड़े महसूस किया कि अंदर की हवा इंसानी नहीं थी, और वो मेरे बचपन से ही मुझ पर नजर रख रहा था। दरवाजा, वो भारी लोहे से ढका हुआ दरवाजा, अपने आप हल्का सा खुल चुका था, बस 1 इंच, पर उसके उस छोटे से गैप में इतना डर भरा था कि ऐसा लगा जैसे पूरा अंधेरा बाहर छलक कर आ जाएगा। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। सीढ़ियों से आती हवा ने जैसे सांस रोक ली थी। गलियारे की दीवारें उस पल पहले से ज्यादा पास, ज्यादा तंग, ज्यादा जिंदा महसूस हुईं। तभी फर्श के उस 1 इंच के गैप में एक पल भर की हलचल दिखी। कोई परछाई धीरे धीरे इधर उधर सरक रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था वो इंसान था या किसी चीज की सिर्फ आकृति। मेरी उंगलियां कंपकपा रही थीं, मेरी सांसें छोटी छोटी कट रही थीं, लेकिन डर से ज्यादा कुछ और जोर से धड़क रहा था, कुतूहल। जो आवाजें मैंने वो 2 रातों में सुनी थीं, जो फुसफुसाहट मेरे कान के पास आई थी, जो काका ने कहा था कि उन्होंने भी सुनी थी, ये सब झूठ नहीं हो सकता। और आज मुझे यकीन हो रहा था कि उस कमरे में कुछ है। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला, और जैसे ही वो खुला, अंदर से एक ठंडी, बासी और भारी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने 30-40 साल से बंद कमरे की सांसें मेरे ऊपर फेंक दी हों। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। धूप अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे रोशनी को इस कमरे में आने से रोका गया हो। मैंने सीढ़ियों के सामने रखी एक पुरानी लैंटर्न उठाई और उसे जलाया। कमरे का पहला दृश्य धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगा, और मेरी रीढ़ की हड्डी ठंड से नहीं, सच देखकर जम गई। कमरा छोटा था, 4 दीवारें पत्थरों की, छत लकड़ी की, और बीच में कोई फर्नीचर नहीं था। बस दीवारों पर बड़े बड़े नाखून जैसे खरोचों के निशान, हर दीवार पर, ऊपर से नीचे तक, कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी, कहीं गोल गोल खुरचाओ, मानो कोई अंदर सालों तक बेचैनी से दीवार खुरचता रहा हो। मैंने लैंटर्न ऊपर उठाई, इतना कि पूरा कमरा साफ दिख सके। फर्श पर धूल जमी थी, पर मैंने जैसे ही कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि ये धूल सिर्फ धूल नहीं है, वो कुछ गाढ़ी थी, जैसे उसमें सालों का पसीना, रेत और कुछ और मिला हो।
मेरे पैर का निशान धूल में छपा और कुछ सेकंड बाद उसके ऊपर एक और हल्का निशान बन गया, जैसे किसी ने मेरे कदम के ऊपर अपना कदम रखा हो। मैंने लैंटर्न नीचे किया। मैंने कमरे का हर कोना देखा। एकदम दाहिने कोने में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा टांग कर रखा था, बहुत छोटा, जैसे कोई अपना सबसे छुपा हुआ सामान उसमें रखता हो। मैंने पास जाकर उसे छुआ। डिब्बा बेहद ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा, जैसे अंदर बर्फ रखी हो। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी और एक काली धातु की चाबी रखी थी। कलाई घड़ी के पीछे लिखा था देवांश 1983। मेरे हाथ ठिठक गए। ये देवांश की चीजें थीं। मैं घड़ी को हाथ में लेकर देखने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हल्की सी पकड़ बनाई। इतनी हल्की कि दर्द नहीं हुआ, पर इतनी असली कि मैं जम गया। मेरी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, गला सूख गया। लैंटर्न हिलने लगी। मैंने धीमे से सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था। कमरा मेरे साथ सांस ले रहा था। अचानक मेरी नजर दीवार पर गई। एक जगह अन्य खरोंचों से अलग निशान था। वो लाल था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। मैं लैंटर्न लेकर पास गया। दीवार पर लिखा था, गलती मेरी नहीं थी, मैंने दरवाजा नहीं खोला, उसे बाहर नहीं जाना था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने दीवार को छुआ। निशान सूखा हुआ था, पर गहरा था। ये किसी पेन या रंग से नहीं, किसी खून जैसे तरल से लिखा गया था। मैंने लैंटर्न नीचे रखी और दीवार के पास झुककर ध्यान से देखा। वहां एक छोटा सा उकेरा हुआ नाम था, हल्का सा, लगभग मिटा हुआ, पर इतना साफ कि पढ़ा जा सके, देवांश। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये कमरा सील्ड क्यों किया गया था? देवांश ने क्या लिखा था? वो किसके बारे में बोल रहा था? दोस्तों, आपने अभी जो देखा वो तो बस हवेली की पहली परत थी। आरव ने हवेली में कदम रखा था, लेकिन हवेली ने उसे पहचान लिया था। देवांश की फोटो, डायरी के आधे जले पन्ने और दीवारों पर वो खरोंचें, ये सब एक ही कहानी सुना रहे थे। कोई यहां आज भी मौजूद है। लेकिन असली झटका तब लगा जब आरव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की और किसी ने उसकी पीठ पर ठंडा बर्फ जैसा हाथ रख दिया, और अगले ही पल दरवाजा उसके पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। वो कौन था? देवांश, वो लंबी परछाई, या फिर कोई तीसरी चीज जो अभी तक सामने नहीं आई? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरव के पीछे किसका हाथ था? अपना अंदाजा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम पार्ट 2 को और गहराई से आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी परछाई वाली, आवाज वाली या अनजानी घटना हुई हो, तो वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि शायद अगली अनटोल्ड कहानी आपकी हो। लाइक कर दीजिए अगर कहानी ने आपको फील कराया। शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो रात में ऐसी कहानियां सुनने का दम रखते हैं। और दोस्तों, चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक अनकहा सच छुपाए बैठी है। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां हवेली का सबसे बड़ा राज पहली बार सामने आएगा। तब तक रात में पीछे मुड़कर देखना मत, कभी कभी परछाइयां आपकी नहीं होती।